इन सब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे पर और वो एजेंडा है हमारा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो तैयारी है सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन की किसकी क्या संभावना बन रही है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर सियासी गहमा गहमी के बीच बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है और खास बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कल कार्यकर्ताओं के साथ पिछली सीट पर बैठकर उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया कि पार्टी में हर कोई समान होता है। इस आदर्श को उन्होंने स्थापित किया। 100% वोट को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन में विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है ताकि हर किसी का वोट सुनिश्चित हो सके। एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले विपक्षी इंडी गठबंधन के अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। अगर थोड़ा सा गणित समझिए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 782 सांसद मतदान के पात्र हैं, जिनमें से 542 तो लोकसभा के हैं और 240 राज्यसभा के हैं। तो बहुमत के लिए इस तरह से 392 सांसदों की जरूरत पड़ेगी और सरकार के पक्ष में फिलहाल 427 सांसद बताए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास 355। इनमें से 133 सांसद जो विपक्ष वाले हैं वो अभी अनिर्णित माने जा रहे हैं। तो जो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है वो उनके लिए भी मन बना सकते हैं जो अनिर्णित हैं। तो इंडी गठबंधन ने दक्षिण से उम्मीदवार देकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दलों के बीच समर्थन की बात की। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने तमिलनाडु के लोकप्रिय और जनसुलभ चेहरा सीपी राधाकृष्णन को तमिल प्राइड बताया। अब देखना यह पड़ेगा कि तमिलनाडु के पिछड़े समाज से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के विपक्षी सांसद क्या राय बनाते हैं। और उधर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों से अंतरात्मा की आवाज पर देश की आत्मा को बचाने की अपील की। तो बीजेपी ने उनके नैरेटिव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव से मिलकर वो किस संविधान और आत्मा की दुहाई दे रहे हैं। विपक्ष राष्ट्रहित में चुनाव पर जोर दे रहा है तो जाहिर है कि विपक्ष के पास संख्या की भारी किल्लत है, लेकिन सिर्फ नैरेटिव बनाकर विपक्ष चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है क्या, ये सोचना तो फिलहाल अतिशयोक्ति ही लग रही है। तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज के आधार पर मतदान होगा और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जीत जाएंगे। इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट होगा, जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे, इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा। तो वहीं भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की आत्मा को बचाने के लिए उन्होंने, यानी कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने चारा घोटाले में दोषी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव तक से मुलाकात कर ली। देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो यह बड़ा सवाल बीजेपी ने उठाया, बड़ा तंज भी कसा है इंडी गठबंधन के उम्मीदवार पर। क्या है समीकरण और क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं, संभावना क्या है, अलग अलग पक्ष की तैयारी क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, कुछ आंकड़े तो हमने बताए हैं, 782 सांसद हैं, उसमें लोकसभा में कितना, राज्यसभा में कितना, पक्ष में कितने, किस पक्ष में कितने और अनिर्णित कितने। आप भी थोड़ा सा इसको विस्तार दीजिए और बताइए कि ये गणित का जो पूरा, जिसे कहते हैं ना कि गणित का एक नतीजा भी निकलता है, तो ये बात कही जा रही है कि मतदान कल होगा तो कल फिर जो है शाम तक में नतीजे भी आ जाएंगे। तो क्या नतीजा भी कल शाम तक पता चल जाएगा या आधी रात तक?
नहीं, देखिए, जहाँ तक नतीजे की बात करें तो 1 से 1.5 घंटे में नतीजे आ जाने हैं, क्योंकि 700-800 वोटों को गिनना कोई बड़ी बात नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि 7-8 बजे के आसपास तक ये परिणाम आ जाएगा, क्योंकि 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक वोटिंग होनी है, 10 से 5 के बीच में है। अब बात आ जाती है कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े तो साफ तौर से दिख रहे हैं कि जो एनडीए कैंडिडेट हैं वो बहुमत से भी करीब 31-32 वोट उनके पास ज़्यादा हैं, जो आंकड़ा उनकी तरफ से अभी भी जो स्पष्ट है। और अभी कोई ऐसी परिस्थिति अभी तक कोई उभर कर सामने नहीं आई है जिसमें कि एनडीए के किसी भी खेमे में किसी भी जगह पर कोई दरार भी आई हो। ऐसा लग रहा है कि वो अपने खेमे को तो मजबूत किए हुए हैं, तो दूसरे खेमे को भी अपनी तरफ तो मोड़ने में उनकी कोशिशें हैं वो अनवरत जारी हैं। ऐसे में जो बीजेडी है, बड़ा प्लेयर है, अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन खुलकर उसको अपने साथ लाने में कामयाब नहीं रहा है। हालांकि अभी वो ये भी नहीं कह रहा है कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन जो वनरेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, ऐसे में जैसे आपने भी जिक्र किया था कि 100 से 125 के बीच में कुछ सांसद हैं जो विपक्ष के खेमे में हैं, लेकिन उनको टारगेट करना एनडीए कैंडिडेट की बड़ी प्राथमिकता है। और हमने पिछले चुनावों में भी देखा है, पिछले चुनाव में भी जो आंकड़े थे, जितने की बताए जा रहे थे एनडीए के साथ, उससे ज़्यादा वोट आए थे। कई बार होता यह है कि आप जब पोस्चरिंग करते हैं कि आप एक दूसरे कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि गणितीय आंकड़े ज़्यादा सटीक होते हैं। बिल्कुल। अब इसमें अंतरात्मा की आवाज़, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई, बहुत सारे फार्मूले भी आजमाए जा रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो सत्ता पक्ष के है उसकी तरफ से भी सीधा हमला बोला जा रहा है कि आप कन्विक्टेड लोगों के साथ फोटो खिंचाकर कौन से देश की मतलब किस तरीके की कौन सी आत्मा बचा रहे हैं, कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं, पैटर्न को सेट करना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले ये एक पीक है जो कि बता रहा है कि मुकाबले को किस तरीके से आमने सामने का करके एक कड़ा मुकाबला बनाए जाने की कोशिश हो रही है। मैं लौटता हूं, जबकि गणितीय मुकाबला अलग है। लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उस पर पहले बीजेपी ने हमला उनके ऊपर बोला कि भाई नक्सल के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कमज़ोर किया। अब लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात पर भी बीजेपी तगड़ा सवाल उठा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये कि अपने उम्मीदवार के लिए जो इसे एक कहते हैं ना कि लास्ट मिनट एफर्ट भी एनडीए की तरफ से जारी है, चाहे अपने लोगों के लिए कार्यशाला का आयोजन करना हो या जो अनिर्णित लोग हैं उनको अपने पक्ष में लाना हो। लाल जी, वो जो नक्सल के मामले में, जो सलवा जुडूम के मामले में इनका जो जजमेंट का जो बीजेपी का नैरेटिव था, वो तब आया था जब विपक्ष के लोगों ने श्री राधा कृष्णन के बारे में जब वो आरएसएस के बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाया जी। और जब वो सवाल उठाया तो शायद उस बात को लोगों में बताना वो भूल गए थे कि राधा कृष्णन 2 बार के एमपी रहे, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को भली बात जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रास रूट वर्कर रहे। पिछले 30-40 साल से जो ग्रास रूट वर्कर का जो उनका अपना एक रिकॉर्ड है, और खास करके इस तमिलनाडु राज्य में और एक बीजेपी को एक वहाँ पे एक पार्टी बनाने में और मजबूत करने में उनकी भूमिका को सब जानते हैं। तो एक वो शख्सियत जो राजनीति में सीधे आप एक ग्राउंड वर्कर से बन के आते हैं और यहाँ उपराष्ट्रपति के चेयर तक में आप पहुँचते हैं, तो उसका एक अपना एक माइलस्टोन होता है। अभी जो सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो रविशंकर प्रसाद का था, वो एक बात समझने की जरूरत है कि जब आपको लगता है कि आपके पास संख्या नहीं है तो आप नैरेटिव देते हैं कि देश के आत्मा का सवाल है, आप देते हैं कि अंतरात्मा की आवाज से लोगों, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं है, जैसे जी जो बता रहे थे कि इसमें जो पार्लियामेंट के दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा के ही वोटर्स हैं, मेंबर्स जो होते हैं, तो व्हिप नहीं है। तो ये एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज से देंगे। तो भाई अंतरात्मा की आवाज से दिया जाएंगे तो इसका मतलब सीधे है कि आपके पास संख्या का वो जोड़ नहीं है। अब वो संख्या के कारण वो जो आपने बताया कि 48 ऐसे सांसद हैं जिनको लेके कम से कम एक उम्मीद इनके में भी, इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए में भी, ये है कि वो हमारे पाले में वोट कर सकते हैं। तो ये अंतरात्मा की आवाज सिर्फ वो 48 सीटों के कैंडिडेट, ये आप कह सकते हैं कि सदस्यों को लेकर चल रही है बात। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं कि
कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कैडर होके साथ साथ एक वर्कर होने का, राधा कृष्णन का जो एक असेंबली में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अपना एक मजबूत एक्सपीरियंस है, उसको लेके कोई भी एमपी अपने को सहज महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये सब सारी चीजें हैं, मुकाबला है तो दिलचस्प होगा ही, ये हम लोगों को मानना चाहिए कि कल जो है ये मुकाबला में हम लोग कुछ सामने होते होते कुछ बढ़िया रिजल्ट भी देख पाएंगे। बिल्कुल, वो नतीजा तो आएगा ही, लेकिन दिलचस्पी है ना, दिलचस्पी इसलिए भी है ऋषि कि हमारे संविधान की ये देखिए खूबसूरती है कि कई जगहों पर व्हिप का प्रावधान है और उपराष्ट्रपति पद जैसे चुनाव के लिए व्हिप का प्रावधान नहीं है। ये भी एक खूबसूरती है अपने संविधान की। और जब ऐसे में जब व्हिप ना हो और अंतरात्मा की आवाज की पुकार की जाए, तो कई बार अंतरात्मा की आवाज ये भी कहती है कि ना इधर ना उधर, अब्सटेन कर जाओ, वोट ना डालो। ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है और इसका भी फायदा किसी न किसी एक कैंडिडेट को मिल जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार के चुनाव में भी देखा था, बहुत सारे सांसद जो थे जिन्होंने वोट नहीं किया था और उसका फ़ायदा मिला था। जो एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर थे उनको फ़ायदा मिला और उनकी जीत दर्ज हुई, वो अंतर बड़ा हो गया था। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से भारतीय संविधान ने अपने गहन मंथन के बाद जो हमारे देश की जो प्रक्रियाओं को स्थापित किया है, अब अगर मैं उपराष्ट्रपति चुनाव को देखूं तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं लालचंद, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें हक है कि वो वोट करें। अब क्यों ये हक दिया गया? संविधान विशेषज्ञ और संविधान निर्माताओं को ये पता था कि जब हम उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी बना रहे हैं, तो ऐसे में जो उस सदन का सदस्य है उसके पास ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने सभापति के लिए वोट डाल पाए। और जो कि वो सभापति एक निर्विवादित एक तरीके से ऐसा एम्पायर है जो किसी भी गुट के साथ नहीं होता है, पक्ष विपक्ष के साथ, तो ऐसे में वहां पर पार्टीजन पॉलिटिक्स को भी दूर कर दिया गया। तो यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हमने जो भी मानदंड, जो भी नियम बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, बहुत सोच समझ कर बनाए हैं और इसका मुझे लगता है डेमोक्रेसी में बड़ा फायदा होता है। इसी वजह से आज आमने सामने दो उम्मीदवार हैं, एक पूर्व न्यायाधीश हैं तो एक घाटी के पुराने जमे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो कि तमिलनाडु से उस जगह से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाकर पहुंचे संसद में, और वो भी डीएमके के साथ उस समय गठबंधन था, तो वो भी एक दिलचस्प पहलू है। आज डीएमके दूसरे खेमे में है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अवसर देने का जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध कराता है और इसी वजह से एक पूर्व न्यायाधीश आज चुनावी मैदान में भी। बिल्कुल, चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन वाकई बहुत ही खूबसूरत हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, उसकी खूबसूरती उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के रूप में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए, और विनोद जी अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम खास चर्चा करने